तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए आपके लिए क्लास पॉलिटिकल साइंस क्लास फॉर टर्म 2 एंड वी विल स्टार्ट इट। तो हमने टर्म 1 में आपके लिए एमसीक्यू सीरीज पूरी करी थी, तो टर्म 2 के लिए हमने सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार किया आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो होगा आज का कार्यपालिका, यानी कि जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव के नाम से। तो जो एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन है वो हम आज यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये एग्जीक्यूटिव है, इसको शुरू करते हैं। चलिए तो पहला टॉपिक आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, कार्यपालिका क्या है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली क्या है कि सरकार का वह अंग जो क्या करे, नियमों और कायदों को लागू करे और प्रशासन का काम करे। तो यानी ये क्या है, एक ऑर्गन है। क्या है, एक ऑर्गन है, एक अंग है। किसका? सरकार का। सरकार का अंग है। तो ऑफ कोर्स सरकार के 3 अंग होते हैं, आपने पढ़े होंगे गवर्नमेंट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मतलब लेजिस्लेचर। तो वो भी एक पार्ट है, तो उसी का एक पार्ट है ऑर्गन है गवर्नमेंट, जो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपने लॉ बनाए हैं उन लॉ को एग्जीक्यूट कराता है, इंप्लीमेंट कराता है, उनको लागू करता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो किसका काम देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम। ठीक है, प्रशासन का काम, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। ठीक है। और उसी का आप कह लो कि मतलब प्रबंधन या प्रशासन क्या होता है कि जो भी आपने लॉ बनाया, तो जो भी आपको लॉ बना उसको जो लागू कराने का काम है, उस कोई भी स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम है, कोई भी योजना है, कोई भी कल्याणकारी योजना है, उसको लोगों तक पहुंचाना, वो क्या है, वो कार्यपालिका का कार्य होता है। चलिए अब आगे देखिए। पहले कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो कार्यपालिका का पहला काम हमने बता दिया कि जो भी विधायिका द्वारा, विधायिका है ना, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो कि आपकी गवर्नमेंट होती है, जो कि आपके सारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेचर है। जो लेजिस्लेचर ने जो भी पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी बनाई और जो भी लॉ बनाए, जो भी पॉलिसी, जो भी लॉ उसने बनाए, उसको लागू करवाने का काम, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम, काम जो होता है वो किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है, कि पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें भी भाग लेती है। ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, तो पॉलिसी को बनाना और लोगों तक पहुंचाना पॉलिसी को, ये किसका काम है, सरकार का काम है। आगे देखिए, स्थायी व राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट, और राजनीतिक मतलब कि जो पॉलिटिकल कार्यपालिका है, पॉलिटिकल, दोनों को समझ लेते हैं हम, जिसे ऑल्सो बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका को ऑल्सो बोलते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव या फिर राजनीतिक कार्यपालिका। क्या होता है, सरकार के प्रधान, यानी प्रधान और उनके मंत्रियों की राजनीति, मंत्री। ठीक है। यानी कि जो भी आपके पीएम हैं, जो भी मतलब कि होम मिनिस्टर हो गए, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, और क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हो गए, तो ये सारे के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। क्या बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है। जैसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सरकार के जितने भी लोग हैं, मंत्री वगैरह, उनको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। अब ये स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका होती है आपके ऑफिसर्स। तो जो स्थायी कार्यपालिका है वो सारे होते हैं आपके ऑफिसर्स, जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, है ना, जितने भी आपके सरकारी सरकारी कह लो कि ऑफिसर्स हैं, अफसर ही कह ले, अफसर हैं जितने भी। ठीक है। सेवक है, सिविल सेवक, इसके अंदर आपके सारे सेवक आते हैं, आपके आईएएस हो गए, है ना, आपके आईपीएस, जो भी सिविल सर्विसेज हैं। ठीक है। जो भी आपकी सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज के सभी लोग जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये बात भी आपको अपने जहन में रखनी है। आगे देखिए, कार्यपालिका के प्रकार। देखिए, कार्यपालिका के प्रकार, तो सबसे पहली बात आपको समझनी है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर, यानी कि जो लीडरशिप है वो एक व्यक्ति ना करके, लीडरशिप जो है वो एक व्यक्ति ना होके, एक नहीं होता है, ग्रुप होता है। इसके आधार पर एक तो बांटा गया है,
और एक क्या है कि एकल व्यक्ति, जो ओनली वन लीडरशिप है ना, लीडरशिप एक व्यक्ति का नेतृत्व, उसके आधार पर बांटे गए। तो सामूहिक नेतृत्व आपके दो सिस्टम है, एक को बोलते हैं संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जो आपका सेकंड है अर्ध अध्याशात्मक, इसको आप कह लो सेमी प्रेसिडेंशियल कह लो, इसे हम कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल इंग्लिश में, ठीक है। और जो अध्याक्षात्मक होती है उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल, है ना। अभी हम इसको समझते हैं, एक एक करके हम इनको गहराई में इनके जाएंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सामूहिक नेतृत्व मतलब कि संसदीय प्रणाली, अर्धअध्याक्षात्मक प्रणाली, एक व्यक्ति वाली अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब देखिए आगे, अब ये रहा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, देखो संसदीय प्रणाली में सबसे पहली बात, जो भी सरकार का प्रमुख है उसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का आपका लीडर होगा, वो गवर्नमेंट के लीडर को आप क्या कहोगे? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। इस और वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता, यानी कि जो पीएम है वो क्या है? जो भी गवर्नमेंट, जो भी आपकी गवर्नमेंट किस में आई है, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है, जिस भी पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी है, उस पार्टी में जिस एक व्यक्ति को सभी लोग बहुमत देंगे प्रधानमंत्री के लिए, मतलब कि जो बहुमत वाला एक दल का नेता होगा। यानी जो सरकार है वो ऑफकोर्स सी बात है, जो पार्टी है वो तभी बनी है कि जब पार्टी है, वो पार्टी तभी बनी जब उसके पास क्या था? बहुमत था, तभी बन पाई वो। तो इस बहुमत के नेता तो होगा ना एक, तो जिस नेता को, जिसको एक लोग को चुनेंगे वो होगा प्रधानमंत्री। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है ना, मतलब विधायिका जो भी होगी उसके प्रति वो जवाबदेह होगा, है ना, कि विधायिका को कार्य बताएगा। उसके बाद देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी अगर राजा है, यानी अगर कैसा है, राजतंत्रात्मक है थोड़ा सा, तो अगर संवैधानिक राजतंत्र चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अगर चलती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है आपके देश में, तो राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? राजा, देश का प्रमुख। और अगर आपके यहाँ पे सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, तो आपका, है ना, डेमोक्रेसी है, तो आपका देश का प्रमुख कौन होगा? प्रेसिडेंट। जैसे भारत में, और इसके उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, भारत है इसका उदाहरण, जापान है इसका उदाहरण, और इटली है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे देखिए, अगली है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली समझिए, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रमुख, है ना। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रमुख होता है, राष्ट्र का। तो राष्ट्र का कौन प्रमुख होगा? हमेशा कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, बात ध्यान रखनी है। जैसे इसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री जो होगा, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होगा? सरकार का, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो हमने पिछले भी डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट बनी उसके लिए उसका जो लीडर होगा वो क्या होगा? गवर्नमेंट का लीडर जो है प्रधानमंत्री होगा। और ये जो है ये कंट्री का लीडर, कंट्री का लीडर, ठीक है। अब आगे, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद दोनों क्या होते हैं? विधायिका के प्रति जवाबदेह, यानी विधायिका को बताएंगे वो कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। इसका उदाहरण फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, अध्यक्षात्मक प्रणाली। देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली जिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख भी होता है और वही सरकार का प्रमुख भी होता है। जैसे कि जो कंट्री है और जो गवर्नमेंट है, दोनों का लीडर एक ही आदमी होगा। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं ना, अभी जैसे जो बाइडेन है, तो वो क्या है? प्रेसिडेंट है ना। तो जो एक व्यक्ति होगा जो लीडर होगा दोनों का, देश का भी और सरकार का भी, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान, यानी डायरेक्ट आप वोट देते हो राष्ट्रपति को। वैसे तो डायरेक्ट नहीं देते हैं, बट एक व्यवस्था डायरेक्ट जैसी है। विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, यानी उससे मतलब कि वो विधायिका के प्रति जवाबदेह का इसलिए नहीं होता, मतलब है इस लाइन का कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है कि विधायिका का नेता है ना, जैसे बहुमत वाले विधायिका का नेता है ना। तो विधायिका में अगर वो अगर बाकी सरकार ने मतलब कि बाकी सरकार भंग होगी तो वो भी भंग हो जाएगा, बट ऐसे इस जगह इस सिस्टम में नहीं होता है कि ये चल सकता है। उदाहरण अमेरिका और ब्राजील। अब आगे देखिए, भारत में संसदीय कार्यपालिका, भारत के अंदर पढ़ लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया जाए, मतलब कि
कहीं पे भी हमारा कौन सा सिस्टम है, हमारी दोनों जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। देश में तो हमारे पास पार्लियामेंट है ही, पार्लियामेंट्री संसद है ही, लोकसभा, ठीक है, और राज्यों में भी आपकी विधानसभा तो होती ही है। राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान यानी कि फॉर्मल लीडर है ना, ऐसा मतलब कि फॉर्मल इस सेंस में नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है, बट औपचारिक प्रधान है ना, औपचारिक रूप से। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाते हैं, ये हमने बात कर ही ली है ना, कि प्रधान पीएम जो है, पीएम और उनकी जो भी मिनिस्टर्स काउंसिल है, मिनिस्टर्स की काउंसिल है, वो मिलके क्या करेंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, है ना, जैसे कि जो सारे मंत्रियों को बांटेंगे। और राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाएंगे प्रधानमंत्री, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, और साथ में गवर्नर की भूमिका जो राष्ट्रपति की होती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रपति क्या है, औपचारिक प्रधान है, मैंने बता दिया। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं, यानी कि जो हमारे एमएलएज हैं और जो एमपीज है वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं इनका। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के अनुसार होता है। ये सिस्टम के लिए मैं जब अब टर्म 1 का एक वीडियो बनाऊंगा कभी, तो उसमें आप देखिएगा, इसमें मैं समझाऊंगा आपको। जब एक चैप्टर है हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो उसके अंदर मैं आपको ये अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ये क्या है कि पूरा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम वहां से समझेंगे तो आप समझ पाइए। अभी याद कर लीजिए, इससे होता है। औपचारिक रूप से बहुत कार्यकारी, विधायी, कानूनी, मतलब कि कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव, और ये सब जो है उनको सरकार। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, कि मतलब जो भी से कोई कानून बनाना है तो मंत्रिपरिषद बोलेगी कि ये काम कर दीजिए, तो वो काम जनरली वो मंत्रिपरिषद, मतलब जैसे कोई बिल बनाना है तो बिल आया, राष्ट्रपति को पास करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह, मतलब कि अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। यानी मंत्रिपरिषद अगर कुछ कह रही है, कुछ भी कहा है, कि जैसे जीएसटी का बिल बनाया, तो जनरली वो क्या करेगा, राष्ट्रपति मान लेगा बात को। ठीक, ये हमारे देश में चलता है। फिर राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार है, जैसे ये रहा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट सबसे पूछ सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि भाई इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन दो मुझे, और ये देनी पड़ेगी, अधिकार है। प्रधानमंत्री क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा सारी सूचनाएं उसको दे, है ना। और ये इंफॉर्मेशन ये मिनिस्टर्स की काउंसिल से भी मांग सकते हैं और ये पीएम से भी मांग सकते हैं, और दोनों का कर्तव्य है कि जितनी भी काम की इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति जी ने मांगी आपको देनी पड़ेगी। ये रहा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, अब ये बिल पास हो गया, राज्यसभा ने भी और लोकसभा ने भी प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट जरूरी नहीं कि इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति क्या करे, इन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है कि भाई इसको दोबारा आप जो है देखिए। दूसरा, राष्ट्रपति के पास एक और अधिकार है जिसको बोलते हैं वीटो की शक्ति, निषेध अधिकार। जैसे ये बेसिकली क्या करते हैं कि बिल जब प्रेसिडेंट के पास आया, क्या होता है कि जैसे बिल है, अब बिल क्या है, पॉकेट वीटो क्या कहता है, बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आया, अब प्रेसिडेंट अपने पास रख सकते हैं उसको, है ना, बहुत टाइम तक रख सकते हैं, तो इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये जनरली कंडीशन कब आती है, जब कैसी सरकार आ जाए, कोलिजन गवर्नमेंट आपके पास आ जाए। अब कोलिजन गवर्नमेंट आएगी तो आपको क्या होगा कि मान लीजिए जैसे दो नेता वो खड़े हो गए, ठीक है, दोनों के पास सिस्टम बराबर बहुमत आ गया, तो ऐसी स्थिति बन गई है कि प्रधानमंत्री समझ में नहीं आ रहा किसको बनाए, तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है चुनते हैं राष्ट्रपति, सॉरी प्रेसिडेंट क्या चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ये क्या थी, राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार थे जो भारत ने दिए हुए हैं, भारतीय सरकार। तो जो ये सरकार है कि जो राष्ट्रपति क्या करेगा, इस ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अपने जो है उनको प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अब भारत का उपराष्ट्रपति, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जल्दी से देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुनाव जाना है, उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, यानी कि जो एमएलएज है ना वो नहीं आते इसमें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये समझ लीजिए। जैसे आपने सुना होगा कि जब जैसे लोग राज्यसभा होती है तो राज्यसभा में क्या होता है कि स्पीकर होते हैं ना, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उसके स्पीकर होते हैं, किसके, जो वीपी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो स्पीकर है राज्यसभा के, उसी को पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने, किसी कारण से रिक्त स्थान होने पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट किसी भी कारण से क्या हुआ कि उनकी या तो डेथ हो जाए
या वो है ना रिजाइन कर दें, या उन पे महाभियोग चल जाए। तो इसमें किसी भी कारण अगर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट रिक्त स्थान हो गया, वो जगह रिक्त हो गई, तो उसकी जगह पे कौन काम करेंगे एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी एक बड़ा पद है। अब आगे देखिए प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिमंडल का प्रधान, जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं, है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका क्या है? प्रधान है। ठीक है, उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो प्रधानमंत्री अपना पद खो देगा। जैसे बोला था कि विधायिका के प्रति जवाबदेह होना, तो यही है कि बहुमत होना चाहिए, उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो अपना पद खो देगा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जन राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? जनरली जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। अगर आप बहुमत नहीं दिखा पाए तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मंत्री परिषद में कौन लोग मंत्री होंगे ये डिसाइड कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। और प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों पर पद स्तर और मंत्रालय, जैसे है ना कि भाई इस मंत्री को ये वाला मंत्रालय देना, इसको ये वाला मंत्रालय, इसको ये वाला मंत्रालय, जो है ये सारी बातें ध्यान रखें। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे आपको एमपी या एमएलए जो भी है आपको बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो उसको 6 महीनों के भीतर क्या होना पड़ेगा? संसद के सदस्य रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। तो आपको जरूरी है कि आप ऐसा एमएलए बने, मतलब कि आपको एमपी मतलब या तो संसद का आपको जो है सदस्य होना पड़ेगा, तभी आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते, है ना। संसद लोकसभा भी है या राज्यसभा भी। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब ब्रिज, एक ब्रिज है। जैसे इधर अपने प्रेसिडेंट है, इधर मिनिस्टर्स की काउंसिल है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो आदमी इन दोनों को जोड़ रहा है एज अ ब्रिज, वो कौन है? वो है हमारे पीएम, क्योंकि इन दोनों के मध्य एक संवाद की स्थिति वो कायम करते हैं। ठीक है, और इसी कारण क्या हुआ है कि नेहरू ने क्या कहा? केंद्रीय धुरी बोला है उनको। आगे, प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है कि सभी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। ये हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी उनसे मांगी जाए वो पूरी करें। मंत्रिपरिषद देख लीजिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है कि वो ये कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ पारित हो गई, विश्वास ही नहीं रहा आप में, तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद के कार्यकारी समिति है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि आप कह लो कमेटी है, जो क्या करती है? संसद के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, आपको हटना पड़ेगा। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही। तो भारतीय नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विस होती है ना। ये प्रांतीय सेवाएं या स्थानीय सरकार के कर्मचारी यानी लोकल गवर्नमेंट के, और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय, जो आपने सुना होगा पीएसयूज है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और इसमें आपके इसरो वगैरह, इसरो तो नहीं कह सकते, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ जो रेलवे के मंत्री हैं या ये सारे जो मंत्री हैं उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि सिविल सेवा आयोग बनाया गया है और ऐसी लोक सेवा आयोग बनाया, जो भी इंडियन आपके अपने बहुत सारी सर्विस के नाम सुनोगे, जैसे इंडियन, एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, आईडीईएस है, इंडियन पोस्टल अकाउंट्स है, ऑडिट अकाउंट्स है, ठीक है, रेलवे अकाउंट्स है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये सारी सर्विस ऐसी एक और होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस। ठीक है, और ये सारी सर्विसेज आपको बहुत सारी देखने को मिलती है। तो इसमें दो सेवाएं ऐसी हैं जो मतलब कि आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, नाम आपने सुना होगा, यूपीएससी के नाम से ज्यादा फेमस है। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चुनाव करता है आईएएस और आईपीएस का। नौकरशाही क्या है? माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। जैसे सरकार ने भाई योजना बनाई कि भाई कोई कन्याधन योजना बनाई जैसे, ठीक है, अब उस कन्याधन योजना का लाभ कौन पहुंचाएगा? नौकरशाही पहुंचाएगी। ठीक, नौकरशाही उसको जनता तक पहुंचाती है, इसीलिए नौकरशाही जो है बहुत मजबूत होनी जरूरी है। तो चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये आपको पहले जैसे पता है, उत्साह क्लास 11th H नाम से आपको चैनल मिलेगा, उत्साह क्लास 11th H। तो यहाँ इसको जल्दी से आप जाके क्या कर लें, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को, लिंक मैंने नीचे डाल भी रखा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और वो नोट्स को आप पढ़ के, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। किताब पढ़नी है, बुक जरूर पढ़िएगा, मेरा ये विश्वास है, बुक जरूर पढ़िए, बुक पढ़ना जरूरी है, नोट्स में ऐड कर लीजिए।
तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो दोबारा से कह देते हैं एक बार कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हिल बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।